हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे स्वपरागण और परपरागण दोनों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे परागण के कारक, यानी कि परागण क्रिया जो होती हैं वो किन माध्यम के द्वारा होती हैं, यानी कि पराग कोश से पराग कण निकलकर जिस माध्यम द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं उन्हें परागण के कारक कहते हैं। उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। परागण के कारक, परागण के कारक, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। परागण के कारक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक कारक और दूसरा जैविक कारक। भौतिक कारक के अंदर जल और वायु आते हैं और जैविक कारक के अंदर जीव आते हैं। जैविक कारक के अंदर जीव आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, परपरागण में पराग कणों का, परपरागण में पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। ये बाह्य साधन परागण के कारक कहलाते हैं। परागण के कारक कहलाते हैं, यानी कि परपरागण के अंदर पराग कोश से निकले पराग कण किसी माध्यम के द्वारा जब किसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो जिन साधनों की आवश्यकता होती है ये साधन क्या कहलाते हैं? ये साधन परागण के कारक कहलाते हैं। देखिए, परागण के कारक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? नंबर एक, भौतिक कारक, फिजिकल एजेंट्स। नंबर दो, जैविक कारक, बायोटिक एजेंट्स। सबसे पहले अपन देखते हैं भौतिक कारक। नंबर एक या नंबर दो लिखूंगा। नंबर एक, भौतिक कारक। भौतिक कारक में वायु व जल द्वारा परागण क्रिया होती है। भौतिक कारक में कौन से कारक आते हैं? जिन्हें अजैविक कारक भी कहा जाता है, जिन्हें भौतिक कारक भी कहा जाता है, ठीक है। ये अजैविक कारक कौन से होते हैं? वायु और जल होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं वायु द्वारा परागण क्या होता है, कैसे होता है। वायु परागण,
कैसे होता है वायु परागण? जब पराग कोश से निकले परागकण वायु के द्वारा वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो इसे वायु परागण कहते हैं। जब पराग कोश से निकले परागकण वायु द्वारा वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो इन्हें वायु परागण कहते हैं। वायु परागण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जिन पादपों के अंदर वायु परागण होता है उन पादपों के पुष्प में क्या अनुकूलता पाई जाती है ताकि उसमें वायु परागण आसानी से हो जाए। वायु परागण हेतु पुष्प में अनुकूलता, क्या अनुकूलता पाई जाती है ताकि पुष्प में वायु परागण आसानी से होता है। जिन पुष्पों में वायु परागण होता है वे पुष्प रंगहीन होते हैं और अनाकर्षक होते हैं। दूसरी बात, इन पुष्पों के परागकण जो होते हैं वो अधिक संख्या में बनते हैं और छोटे, हल्के और शुष्क होते हैं। इनके जो परागकण जो होते हैं वो अधिक संख्या में बनते हैं, परागकण जो होते हैं वो छोटे होते हैं और परागकण जो होते हैं वो हल्के होते हैं और परागकण जो होते हैं वो शुष्क होते हैं। वायु परागित पुष्पों के अंदर मकरंद नहीं पाया जाता। मकरंद एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है जिससे कीट आकर्षित होते हैं। जिन पुष्पों के अंदर कीटों के द्वारा परागण होता है वो पुष्प मकरंद का स्रावण करते हैं। एक शर्करा युक्त चिपचिपे पदार्थ का स्रावण करते हैं तो इस पदार्थ को मकरंद कहते हैं। लेकिन वायु परागित पुष्प में मकरंद का स्रावण नहीं होता है। और ये पुष्प जो होते हैं इन पुष्पों की वर्तिकाग्र जो होती है वो रोमिल होती है और पक्षमा भी होती है। इनकी वर्तिकाग्र जो होती है वो रोमिल होती है और पक्षमा भी होती है। तो सबसे पहले देखिए, वायु परागित पुष्प छोटे व अनाकर्षक होते हैं, अनाकर्षक होते हैं। दूसरी बात, इनमें परागकण छोटे, हल्के, शुष्क होते हैं। परागकण छोटे, हल्के, शुष्क होते हैं तथा अधिक संख्या में बनते हैं। अधिक संख्या में बनते हैं। क्यों अधिक संख्या में क्यों बनते हैं? क्योंकि वायु परागण के द्वारा जो पुष्प से निकले हुए परागकण निश्चित नहीं है कि वो उसी जाति के वर्तिकाग्र पर जाके गिरेंगे। अनेक परागकण जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इन पुष्पों में मकरंद का स्रावण नहीं होता। मकरंद का स्रावण नहीं होता। इनमें मकरंद का स्रावण नहीं होता और इन पुष्पों की वर्तिकाग्र, इन पुष्पों की वर्तिकाग्र रोमिल
व पक्षमा भी होती हैं, रोमिल व पक्षमा भी होती हैं। तो वायु परागण हेतु क्या अनुकूलता होती है? पुष्प छोटे होते हैं और अनाकर्षक होते हैं। पुष्प इनके परागकण जो होते हैं छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं और हल्के होते हैं और अधिक संख्या में निर्मित होते हैं। और इन पुष्पों में मकरंद का स्त्रावण नहीं होता और इन पुष्पों की वर्तिकाग्र जो होती है वो रोमिल व पक्षमा भी होती हैं, ताकि वायु परागण के द्वारा आए हुए परागकण इस रोमों के अंदर, इस पक्षमाओं के अंदर आसानी से रुक जाए। अब भौतिक परागण का दूसरा कारक जल, जल द्वारा परागण यानी कि जल परागण। नंबर 2 जल परागण। जब पराग कणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है तो इसे जल परागण कहते हैं। सभी जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता। जलीय पादपों के अंदर वायु परागण भी होता है, जलीय पादपों के अंदर कीट परागण भी होता है। सभी जलीय पादपों के अंदर जल द्वारा परागण नहीं होता है। तो देखिए, जब पराग कणों का स्थानांतरण, जब पराग कणों का स्थानांतरण जल द्वारा हो, जल द्वारा हो तो इसे जल परागण कहते हैं। सभी जलीय पादपों में, सभी जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता। जल परागण नहीं होता है। जल परागण 2 प्रकार से होता है। जल परागण जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। जल परागण 2 प्रकार से होता है। कौन सा? नंबर 1 अधोजल परागण। अधोजल परागण, अधोजल परागण किसे कहते हैं? जब परागण की क्रिया जल के भीतर हो, जब परागण की क्रिया जल के भीतर हो तो इसे अधोजल परागण कहते हैं। यानी कि जलीय पादपों के अंदर जिनमें जल परागण होता है और परागण की क्रिया जल के भीतर होती है तो वो कैसा जल परागण कहलाता है? वो अधोजल परागण कहलाता है। जब परागण की क्रिया, परागण की क्रिया जल के भीतर हो, जल के भीतर हो तो इसे अधोजल परागण कहते हैं। अधोजल परागण कहते हैं। जोस्टेरा, जोस्टेरा के अंदर इस प्रकार का जल परागण होता है, यानी कि जोस्टेरा के अंदर अधोजल परागण होता है। नंबर 2 अधिजल परागण। अधिजल परागण, जब परागण की क्रिया जल की सतह पर हो तो इसे अधिजल परागण कहते हैं। जब परागण की क्रिया जल की सतह पर हो तो इसे क्या कहते हैं? अधिजल परागण कहते हैं। जब परागण की क्रिया जल की सतह पर हो, जल की सतह पर हो तो इसे अधिजल परागण कहते हैं। जैसे अधिजल परागण
कहते हैं, इसे अधिजल परागण कहते हैं। उदाहरण वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया, ठीक है ना। तो जल परागण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, अधोजल परागण और अधिजल परागण।